प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारत के एक महान राष्ट्रवादी, देशभक्त, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक दर्शन का अध्ययन। सुभाष चंद्र बोस के राज्य के बारे में, राजनीतिक संस्थाओं के बारे में, भारत की स्वतंत्रता के बारे में, अधिकारों के बारे में, कानून के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, समानता के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में, सैन्य शासन के बारे में क्या विचार है, क्या दृष्टिकोण है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक विचार, राजनीतिक चिंतन। सुभाष चंद्र बोस को भारत में एक राष्ट्रवादी चिंतक माना जाता है। उनका पूरा का पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहा। एक बार उन्होंने स्वयं कहा, अपने जीवन की अंतिम सांस तक मैं मातृभूमि की सेवा करता रहूँगा। उसके लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने से नहीं झिझकूंगा। चाहे मैं संसार के किसी भी भाग में क्यों न हूँ, मेरे लिए भारत का हित सर्वोपरि है। राष्ट्र के प्रति उनकी त्याग, समर्पण, सेवा की भावना उन्हें राष्ट्रवादी चिंतक के रूप में सिद्ध करती है। सुभाष चंद्र बोस के मन में देशभक्ति और राष्ट्रीयता कमाल की थी, अद्वितीय थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को स्वाधीन करने के लिए हमें त्याग, कष्ट व सहिष्णुता की आवश्यकता है। उन्होंने विदेशों में जाकर के भी उच्चतम राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया। 1939 में मॉडर्न रिव्यू में एक लेख प्रकाशित करवाया उन्होंने, और इस लेख में लिखा कि भारत माता की सेवा में अपना जीवन न्यौछावर कर देना पुण्य का कार्य है। 1940 में उन्होंने प्रेसिडेंसी जेल से बंगाल सरकार को लिखे पत्र में लिखा, किसी सिद्धांत की खातिर मरना और जीना संतोष का विषय है। यदि व्यक्ति किसी सिद्धांत की वेदी पर अपना जीवन बलिदान करता है तो भावी पीढ़ियां उसे याद रखती हैं, और यही सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन में किया। हिटलर ने जब उनकी आज़ादी के बारे में पूछा, भारत की स्वतंत्रता के बारे में पूछा, तो उन्होंने दृढ़ निश्चय और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि मैं भारत को आज़ाद करवा करके रहूँगा। तो उनके इन्हीं विचारों से पता चलता है कि वो एक सच्चे राष्ट्रवादी चिंतक थे और उनका पूरा का पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में बलिदान हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के विचारों पर भी अपनी टिप्पणियां की है। अपने जीवन के प्रारंभिक काल में वो महात्मा गांधी के विचारों से काफ़ी सहमत थे, लेकिन धीरे धीरे सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच मतभेद शुरू हो गए। लगभग 1921 में दोनों महान राष्ट्रवादी नेताओं के विचारों में काफ़ी अंतर शुरू हो गया। विशेष करके जब 1952 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया और उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ एक थाने को आग लगा देती है। इसमें बहुत सारे सिपाही जल जाते हैं। महात्मा गांधी इस हिंसक घटना से द्रवित हो उठते हैं और उनको अपना अहिंसा का पाठ याद आता है, और अहिंसा को बरकरार रखने के लिए इस आंदोलन को तुरंत प्रभाव से वापस ले लेते हैं। और महात्मा गांधी के इस राजनीतिक निर्णय की सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू व अन्य नेताओं ने उस समय कड़ी आलोचना की कि जब देश में आज़ादी का आंदोलन पीक पर था, बिल्कुल अपनी उच्चतम अवस्था में था, उस समय महात्मा गांधी ने अहिंसा को आधार बना करके देश की जनता का स्वतंत्रता संबंधी जो जोश था वो एकदम ठंडा कर दिया। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और निष्क्रिय प्रतिरोध के प्रयोग के भी विरुद्ध थे। उनका मानना था कि गांधी जी के निष्क्रिय प्रतिरोध का अर्थ है समझौते की नीति। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में समझौते की नीति का कोई महत्व नहीं, बल्कि यह स्वतंत्रता आंदोलन की धार को कुंद करती है। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अहिंसा से स्वराज को नहीं लाया जा सकता।
अंग्रेज सरकार अहिंसा की भाषा नहीं समझती। उन्होंने कहा कि अहिंसा के मार्ग से जनमत को तो प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन अत्याचारी विदेशी शासन को नहीं उखाड़ा जा सकता। सुभाष चंद्र बोस ने अपने राजनीतिक गुरु CR दास से भी कहा। सुभाष चंद्र के बोस के राजनीतिक गुरु CR दास ने कहा, बोस भी गांधी की भांति एक अध्यात्मवादी थे, परंतु वह राष्ट्र के जीवन में बल प्रयोग की संभावना को नकार नहीं सकते थे। साधनों और साध्य के प्रश्न पर इसी कारण दोनों में मतभेद थे। महात्मा गांधी भारत की स्वतंत्रता के लिए अहिंसक साधनों का प्रयोग करना चाहते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हिंसक और अहिंसक दोनों ही साधनों के द्वारा भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे। साधनों को लेकर के सुभाष चंद्र बोस का जो प्राथमिक था वो भारत की आज़ादी था, चाहे उसके लिए हमें हिंसक साधनों का प्रयोग करना पड़े। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के अहिंसावाद की आलोचना की है। उनका कहना था कि महात्मा गांधी ने एक नैतिकतावादी दार्शनिक थे और राजनीति में नैतिकता से सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि महात्मा गांधी अंग्रेजों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझने में असफल रहे। गांधी जी अंतरात्मा में विश्वास करते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस कूटनीतिक आकलन और राजनीतिक शक्ति में विश्वास करते थे। सुभाष चंद्र बोस को भारत में समाजवादी विचारधारा का समर्थक माना जाता है। उनका मानना था कि भारत में समाजवादी प्रणाली के द्वारा ही भारत की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। सुभाष का समाजवाद भौतिकवाद पर आधारित नहीं था। वे समाजवाद को व्यवहारिक आवश्यकता मानते थे। उन्होंने कहा कि भारत में मुख्य समस्याएं गरीबी, अशिक्षा और बेकारी है, और इनका मूल समाधान समाजवादी प्रणाली में है। उन्होंने कहा कि बड़े उद्योगों के साथ कुटीर उद्योगों के विकास पर भी बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर प्रत्येक व्यक्ति के लिए वस्त्र, भोजन, शिक्षा और मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध करवानी है तो हमें औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करनी होगी। समाजवादी प्रणाली के द्वारा वे कृषि सुधारों के लिए जमींदारी प्रथा का अंत करना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि सारे देश में एक ही काश्तकारी प्रथा हो, किसानों के कर्जे समाप्त हों और गांव के लोगों को सस्ती कीमत पर ऋण मिले। बोस का कहना था कि कृषि के विकास में विज्ञान का सहयोग लिया जाए। उन्होंने हॉलैंड, रोमानिया, डेनमार्क, चेकोस्लोवाकिया की कृषि पद्धतियों का संवर्धन करके इसकी अच्छी बातों को अपने देश में लागू करने का सुझाव दिया। एक प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने भारत में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा के समाधान के लिए समाजवादी प्रणाली को एक उपयुक्त व्यवस्था माना। सुभाष चंद्र बोस साम्यवाद पर भी अपना चिंतन प्रकट करते हैं। वो कार्ल मार्क्स के साम्यवाद के विरुद्ध थे। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि साम्यवाद राष्ट्रवाद की भावना के विरुद्ध है। उनका कहना था कि वामपंथी समाजवाद के समर्थक हैं, वो भारत से गरीबी और निरक्षरता को दूर करना चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस श्रमिक वर्ग के हितों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील थे। उनका कहना था कि भारत के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और वे साम्यवाद को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि साम्यवाद धर्म के विरुद्ध है। उनका मानना था कि भारत के लोग विकास में विश्वास रखते हैं, जबकि साम्यवाद में गंभीर सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन आता है। इसमें वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, श्रमिकों की तानाशाही का सिद्धांत है। उनका मानना था कि रूस में साम्यवाद इसलिए सफल हुआ क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ इसके अनुकूल थी, जबकि भारत में परिस्थितियाँ विपरीत हैं। सुभाष चंद्र बोस कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से भी पूरी तरह से सहमत नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भारत में वर्ग संघर्ष की जगह अन्य प्रकार के संघर्ष हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अपने राजनीतिक दर्शन में साम्राज्यवाद की हमेशा निंदा की।
26 अप्रैल 1942 को बर्लिन रेडियो प्रसारण में सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ब्रिटेन के वेतनभोगी प्रचारक मुझे शत्रुओं के गुप्तचर के रूप में चित्रित कर रहे हैं। मुझे जब मैं अपने देशवासियों को संबोधित करता हूं, अपने विषय में किसी प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं है। मेरा समग्र जीवन अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक अटल, निश्चयात्मक और दीर्घ संघर्ष रहा है और मेरी वृत्ति की शुद्धता का सर्वोत्तम प्रमाण पत्र है। मैं जीवन पर्यंत भारत का सेवक रहा हूँ और जीवन की अंतिम घड़ी तक मैं वहीं रहूँगा। मेरी आस्था, मेरी भक्ति, मेरी प्रतिबद्धता केवल भारत के प्रति रही और भविष्य में भी भारत के प्रति ही रहेगी। सुभाष चंद्र बोस ने भारत के अंग्रेजी चाटुकारों, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के सेवकों को आगाह करते हुए कहा है कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को एक गुप्तचर के रूप में, एक षड्यंत्रकारी के रूप में, एक क्रांतिकारी के रूप में, एक देशद्रोही के रूप में जिस तरह से चित्रित किया है, उससे मेरी राष्ट्रभक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि देश की सेवा का जज्बा उनका शुरू से ही रहा और आखिरी अक्षण तक, जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं देश के लिए संघर्ष करता रहूँगा। तो इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का कड़ा विरोध किया है। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करते हुए 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में फ्री इंडिया मूवमेंट के नेताओं से ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान करते हुए कहा, हमारे सामने एक गंभीर संघर्ष है। हमारा शत्रु एक साथ ही शक्तिशाली भी है, मर्यादाहीन है और क्रूर है। स्वतंत्रता के इस अभियान में आपको भूख, प्यास, विपत्तियों, अनिच्छापूर्वक चालन और यहाँ तक कि मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। तथापि इस कष्ट सहन की अवस्था में जब आप निकल आएंगे तो आपके सामने खड़ी स्वतंत्रता स्वयं आकर आपका स्वागत करेगी। मुझे विश्वास है कि आप अपने गरीब और गुलाम देश में समृद्धदायिनी स्वतंत्रता की राज्य लक्ष्मी की प्रतिष्ठा करेंगे। यानी 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हमें आज़ादी तभी मिलेगी जब हम संघर्ष करेंगे, जब हम भूख सहन करेंगे, प्यास को सहन करेंगे, संकटों को सहन करेंगे, अपनी जीवन को पूरी तरह से बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे, तभी स्वतंत्रता हमारा आलिंगन करेगी, स्वागत करेगी। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के संबंध में भी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया। उनका मानना था कि राष्ट्रीय एकता व बंधुत्व के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे साझी भाषा, साझा पहनावा, साझा खान पान इत्यादि। राष्ट्रीय एकता और बंधुत्व के लिए सबसे ज़्यादा एक सूत्रीय राष्ट्र बनाने और एक बने रहने का संकल्प प्रत्येक भारतवासी के लिए जरूरी है। उनका विचार था कि एकता की समस्या मुख्यतः जन मानसिकता की समस्या है। लोगों को सिखाया जाना चाहिए और फिर भावनात्मक व्यायाम भी कराना चाहिए कि वे एक राष्ट्र हैं, वे एक राष्ट्र का हिस्सा है। एक एक व्यक्ति से राष्ट्र बनता है, एक एक व्यक्ति से राष्ट्रीय भावना मजबूत होती है। उनका विचार था कि अपनी राष्ट्रीय सरकार बनाने के बाद पहला काम हमें यह करना होगा कि समूचे देश के लिए एक राष्ट्रीय योजना आयोग नियुक्त करें। वे चाहते थे कि भारत को तुर्की का रास्ता अपनाना चाहिए, न कि चीन का। उनका कहना था कि देश में औद्योगिकरण का विकास रूस की तरह से तेजी से होना चाहिए। भारत की एकता और अखंडता के लिए वो चाहते थे कि आज़ादी के बाद प्लानिंग कमीशन हो, नेशनल लेवल का प्लानिंग कमीशन हो, और हमें तुर्की की तरह, रसिया की तरह 5 ईयर प्लानिंग पर काम करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने इटालियन कंसेप्ट फासीवाद का समर्थन किया। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक विदेशी फासीवादी तानाशाहों से संपर्क स्थापित किया। उन्होंने 1931 में इटली में महात्मा गांधी मुसोलिनी से मिलन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने इटली जाकर जनता की बड़ी सेवा की। दुख इस बात का है कि वहाँ वे अधिक समय तक नहीं ठहरे और व्यक्तिगत संपर्क स्थापित नहीं किए। सुभाष चंद्र बोस इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद,
जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद से बहुत अधिक प्रभावित हुए, जिसमें राज्य को सब कुछ बताया गया। उनका मानना था कि फासीवाद ने इटली में राष्ट्रीय एकता और संगठन स्थापित किया और वह आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह से सुधारने में हालांकि सफल नहीं हो पाया, लेकिन देश की एकता और अखंडता में फासीवादी विचारधारा का योगदान रहा। सुभाष ने हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की प्रशंसा की। उनका मानना था कि दूसरी शक्तियों जर्मनी, जापान और इटली के सहयोग से अंग्रेजों को भारत से निकालना चाहते थे। इन देशों के संगठनों व नेताओं की कार्यकुशलता एवं रणनीति से प्रभावित होकर वे इसे भारत के हित में प्रयोग करना चाहते थे। यही कारण है कि जर्मन शासक हिटलर ने उन्हें फ्राइज इंडियन फ्यूरर कहा। जर्मन में जो शब्द है इसका हिंदी अर्थ है आज़ाद हिंद फौज का नेता। सुभाष चंद्र बोस मुसोलिनी और हिटलर की तरह कट्टर व साम्राज्यवादी नेता नहीं थे। वो स्वतंत्रता के, समानता के, समाजवाद के पक्षधर थे। उन्होंने फासीवाद के कुछ लक्षणों जैसे साम्राज्यवाद, किसी जाति, वर्ग या समुदाय विशेष के वर्चस्व अथवा शोषण एवं तानाशाही की प्रवृत्ति का समर्थन नहीं किया। हालांकि वे देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने फासीवादी नेताओं की सहायता जरूर ली। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासन की हमेशा आलोचना की। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में ब्रिटिश शासन प्रणाली की कड़ी आलोचना की। उनका कहना था कि अंग्रेज भारत में फूट डालो राज करो की नीति के तहत आए। उन्होंने कहा कि ब्रिटिशों ने पहले भारत में व्यापार के माध्यम से देश का आर्थिक शोषण किया और इसके बाद उन्होंने यहाँ के लोगों की कमजोरियों को भांपकर फूट डालने का कार्य किया। इस कुटिल नीति में अंग्रेज सफल रहे। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि अंग्रेजों का भारत में यही कोशिश रही कि भारत को विभाजित किया जाए, कमजोर किया जाए, निशस्त्र किया जाए और उसमें गुलाम मानसिकता का विकास किया जाए। इसमें भी अंग्रेज सफल रहे। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि भारत को आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक पतन के पीछे ब्रिटिश शासन की कुटिल नीतियां ही जिम्मेदार हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो के नीति की हमेशा आलोचना की और भारत के लोगों को इसके प्रति सचेत किया। उनका कहना था कि वर्तमान समय में गरीबी, निरक्षरता, बेकारी, जातिवाद, संप्रदायवाद ब्रिटिश शासन की ही देन है। उन्होंने कहा कि भारत में अंग्रेजों ने जो कुछ भी कार्य किया वह देश के हित में नहीं बल्कि इंग्लैंड के हित में किया। उनका कहना था कि अंग्रेजों के लिए भारत हीरा है जिसे वे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने विदेशों में जाकर नेताओं व देशवासियों का आह्वान किया कि अंग्रेज कभी हिंसा व शांति प्रिय साधनों से भारत भूमि को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हमें सशस्त्र संघर्ष द्वारा ही अंग्रेजी शासन को उखाड़ना होगा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के अंतिम दिनों में हमें काफ़ी कष्ट सहना पड़ेगा, कत्लेआम का सामना करना पड़ेगा। अंग्रेजी शासन को आसानी से नहीं उखाड़ा जा सकता। इसके लिए हमें अपनी जान की कुर्बानी देकर समाप्त करना होगा। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रत्येक भारतवासी को अपने जीवन का बलिदान देने के लिए प्रेरित किया कि बिना बलिदान के हम देश को आज़ाद नहीं करवा सकते। केवल शांति प्रिय साधनों से अंग्रेज भारत को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि भारत उनके लिए एक हीरा है और अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ना है तो हमें अपने जीवन का बलिदान करना होगा। सुभाष चंद्र बोस ने लोकतांत्रिक प्रणाली के विषय में भी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया। उनका मानना था कि लोकतंत्र जनता का शासन है और इसमें सारी शक्तियां अंततः जनता के हाथों में होती हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जनता लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करने में पूरी तरह से समर्थ हो। यदि जनता लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं होती तो सत्ता कुछ स्वार्थी व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो सकती है। ये लोकतंत्र का नकारात्मक स्वरूप है। वे लोकतंत्र को एक आश्चर्यजनक संस्था मानते थे
उनके विचार में आधुनिक युग में लोकतंत्र प्रत्येक राजनीतिक संगठन का मूल मंत्र है। वे चाहते थे कि भारत का भावी संविधान लोक प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर आधारित हो। उनका मानना था कि लोकतांत्रिक विचारधारा पश्चिमी देशों की देन नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय गणराज्यों का राजनीतिक इतिहास गौरवशाली रहा है। देश के कुछ गणराज्यों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम रही है। अगर भारत के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करें तो भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम थी। वो चाहते थे कि भविष्य के भारत में सभी नागरिकों को विकास के समान अवसर उपलब्ध हों, देश में किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त न हो, तभी भारत में लोकतांत्रिक जो प्रणाली है वो कामयाब हो सकती है। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संबंधी धारणा के पक्षधर रहे हैं। वो भारत के ये नहीं विश्व के सभी लोगों की स्वतंत्रता चाहते थे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ है सबके लिए और सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता। उनका कहना था कि केवल राजनीतिक बंधनों से मुक्ति ही स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक क्षेत्रों में भी स्वतंत्रता अपरिहार्य है। उनका कहना था कि आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता के लिए धन का समान बंटवारा किया जाए। सामाजिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का मतलब है जातीय भेदभाव व सामाजिक असमानताओं को समाप्त किया जाए। धार्मिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का मतलब है सांप्रदायिकता एवं धार्मिक असहिष्णुता का अंत किया जाए। यही कारण है कि उन्होंने ICS की परीक्षा पास करने के बाद भी यह नौकरी छोड़कर देश की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने अपने सैनिकों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि समय आ गया है, अब प्रत्येक भारतवासी को युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ना चाहिए और देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने क्रांति के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। सुभाष चंद्र बोस एक महान क्रांतिकारी थे। वो भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन चाहते थे। वो केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी चाहते थे। उनका मानना था कि क्रांति ही संपूर्ण राष्ट्र की मानसिकता को बदल सकती है। क्रांति लोगों को व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है। उनके विचार में क्रांति लोगों में उत्साह और उत्तेजना का संचार करती है। उनका कहना था कि जीवंत व प्रगतिशील राष्ट्रों में प्राचीन और नवीन के बीच एक संघर्ष रहता है। अतीत का ज्ञान और अनुभव उभरती परिस्थितियों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। सुभाष चंद्र बोस ने भारत में क्रांति का आह्वान किया, भारत के लोगों को क्रांति के प्रति प्रेरित किया कि क्रांति के माध्यम से ही हम देश में सारी व्यवस्थाओं में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस अहिंसावादी विचारधारा के बिल्कुल विरुद्ध थे। उनका मानना था कि अहिंसा के द्वारा हम किसी प्रकार के जो विदेशी शासन है उसको उखाड़ करके नहीं फेंक सकते। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे सत्याग्रह व अहिंसा के सिद्धांत पूरी तरह आज़ादी के लिए फिट नहीं है। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अंग्रेज बड़े कुटिल, अत्याचारी और निरंकुश प्रवृत्ति के हैं। वे अहिंसा और शांति की भाषा नहीं समझते। 1922 में असहयोग आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी के आंदोलन का हिंसक रूप देखकर तुरंत आंदोलन को जब उन्होंने वापस ले लिया तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के इस अहिंसक निर्णय की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने सारे देश की उत्तेजना को एकदम से समाप्त कर दिया है। सुभाष चंद्र बोस के अहिंसावादी न होने का प्रमाण उनकी इटली के फांसीवादी नेता मुसोलिनी के साथ बातचीत में मिलता है। रोम में बातचीत के दौरान मुसोलिनी ने सुभाष चंद्र बोस से पूछा, क्या आपको विश्वास है कि भारत शीघ्र स्वाधीन हो जाएगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने दृढ़ निश्चय से कहा कि भारत जो है शीघ्र ही स्वाधीन होगा अगर हमारा संघर्ष, हमारा प्रयास इसी तरह से जारी रहा।
सुभाष चंद्र बोस ने भारत की संस्कृति की महानता का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत की सभ्यता व संस्कृति में गहरा विश्वास है। वे मानते थे कि भारत की संस्कृति को विश्व की श्रेष्ठ एवं प्राचीन संस्कृति माना जाता है। उनका कहना था कि पिछले 3000 वर्षों से बाहर से लोग नए विचारों और नई संस्कृतियों के साथ भारत आए। ये सभी प्रभाव, विचारधाराएं, संस्कृतियां भारत के राष्ट्रीय जीवन में घुल मिल गई है। उनका मानना था कि भारत की संस्कृति विशाल है, भारत की संस्कृति उदार है। यहाँ पर कितने लोग आए, कितनी संस्कृतियाँ आई, लेकिन भारतीय संस्कृति में सब जो है पूरी तरह से घुल मिल गई। इसलिए भारत की संस्कृति को विश्व में श्रेष्ठ संस्कृति माना जाता है। सुभाष चंद्र बोस राजनीतिक यथार्थवाद के समर्थक रहे हैं। वो आदर्शवाद में विश्वास नहीं करते थे। वे महात्मा गांधी की तरह राजनीतिक आदर्शों के प्रति सहनशील नहीं थे। वे एक व्यवहारिक नेता थे। उन्होंने बदली स्थितियों के अनुसार अपने ही कार्यक्रम निश्चित किए। वे एक दार्शनिक नहीं थे, कर्मयोगी थे। वे राष्ट्रीय आंदोलन की व्यवहारिकता को समझते थे, इसलिए उन्होंने आदर्शवाद का सहारा नहीं लिया। उन्होंने वास्तविकता का सहारा लिया, यथार्थवाद का सहारा लिया। उन्होंने महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले की तरह धर्म और राजनीति को एक दूसरे पर आश्रित नहीं माना। उनका कहना था कि धर्म का राजनीति में कोई स्थान नहीं है। राजनीति वास्तविकता व यथार्थवाद पर आधारित है, जबकि धर्म आदर्शों व कल्पना पर आधारित है। उनका कहना था कि भारत के लिए आदर्श सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं है। इसकी प्राप्ति के लिए हमें अंग्रेजों के विरुद्ध कड़ा संघर्ष करना होगा। हमें हिंसक व क्रांतिकारी साधनों के द्वारा अंग्रेजों को भगाना होगा। मात्र राजनीतिक आदर्शों के आधार पर कि अंग्रेज लोग सभ्य हैं, न्यायकारी हैं, ऐसा कहने से अंग्रेज जो है भारत को छोड़ करके नहीं जाएंगे। इसके लिए हमें हिंसक साधनों का, क्रांतिकारी साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। और यही जो है राजनीतिक यथार्थवाद है, राजनीतिक वास्तविकता है। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की विदेश नीति के संबंध में भी अपना चिंतन प्रस्तुत किया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के दौरान स्वतंत्र भारत की विदेश नीति के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि अपनी विदेश नीति को निर्धारित करते समय हमें किसी देश की आंतरिक राजनीति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने सोवियत रूस का उदाहरण दिया। यद्यपि सोवियत रूस एक साम्यवादी देश था, लेकिन उसने राष्ट्रीय हित में गैर समाजवादी देशों के साथ भी संधि और समझौते किए। समय और परिस्थितियों को ध्यान में रख करके हमें अपनी विदेश नीति तय करनी चाहिए। मात्र विचारधाराओं के आधार पर, आदर्शवाद के आधार पर अपनी विदेश नीति का निर्माण नहीं करना चाहिए। राजनीतिक वास्तविकता, राजनीतिक यथार्थवाद के आधार पर भारत की विदेश नीति का निर्माण होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस की राय थी कि हमें हर देश में ऐसे लोगों से संबंध स्थापित करने चाहिए जो भारत से सहानुभूति रखते हों। और इसके लिए आवश्यक था कि कांग्रेस पार्टी विदेशों में जाकर के भारत के बारे में प्रचार प्रसार करे। सुभाष चंद्र बोस ने तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत के हित में विदेश नीति का निर्माण करने की वकालत की है। तो आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर था सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक विचारों से संबंधित, उनका राजनीतिक दर्शन, उनका राजनीतिक चिंतन, उनका राजनीतिक दृष्टिकोण। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।